सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया ही दान क्यों की जाती है? तो इसका जवाब है क्योंकि कॉर्निया के अंतर्गत किसी भी प्रकार के ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं नहीं होती। अब रक्त वाहिकाएं कॉर्निया में होती नहीं है तो हमारा या आपके माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए, तो ऑक्सीजन कॉर्निया कहाँ से प्राप्त करेगा या पोषण न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करेगा? 28 दिन तक कॉर्निया को हम स्टोर करके रख सकते हैं अगर ऑर्गन कल्चर का इस्तेमाल करेंगे तो। एटीएम कार्ड की जितनी भी मोटाई होती है उतनी ही मोटाई इसकी होती है, इस दृढ़ पटल की। कोई नॉर्मल सा डॉक्टर है, उसको ज्यादा जानकारी है नहीं, उसने आंख का ऑपरेशन किया। अब आंख का ऑपरेशन, उससे थोड़ी सी गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि आंख का ऑपरेशन करने के बाद ये जो सिलेरी मसल्स हैं, इसका कनेक्शन इस तीसरी वाली परत लेमिना फ्यूस्का से करना था उसको। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आंखों में जो कीचड़ आ जाता है ये कहाँ से आता है? बाहर से तो कहीं से आ नहीं रहा है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली या फिर लेयर रक्तक पटल, ये जो रक्तक पटल है, कॉरॉइड है और ये रेटिना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है? तो वो ये वाली करती है, बुर्च झिल्ली। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 81वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 80 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाली जो क्लास थी हमने उसमें मानव नेत्र को स्टार्ट किया था और हमने उसी क्लास में ये दोनों डायग्राम बनाए थे और हमने बताया था कि सर बाहर से अपनी आंख देखते हैं तो इस तरह से दिखती है और ये जो अंग हमें दिखाई दे रहे हैं उनके ये नाम है। अंदर से अगर हम अपनी आंख को देखेंगे, अगर उसकी अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो आंख इस तरह से दिखती है और इसके तमाम अंग होते हैं। ये बहुत सारे अंग हैं इसमें, देखो ये वाले। तो हमने पिछली क्लास में इन सभी अंगों में से ये जो कॉर्निया वाला अंग है इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्लास देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी होगी क्लास तो आज की क्लास पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद उस क्लास को भी देख लें क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी मैंने दी थी। तो देखो, आज हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे कि सर ये जो कॉर्निया थी ये हमने कल पढ़ा था, लेकिन आज इसका बचा हुआ पोर्शन, कल की क्लास में मैंने पूरी कॉर्निया कवर नहीं करवा पाई थी, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम इसी को करेंगे कि सर कॉर्निया का थोड़ा बचा हुआ पोर्शन है वो पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर हम दृढ़ पटल को समझेंगे कि सर ये क्या होती है। तीसरे नंबर पर हम रक्तक पटल को भी आज की ही क्लास में कवर कर लेंगे। यदि हमें लगेगा कि सर क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही है तो फिर हम दृष्टि पटल का भी डिस्कशन आज की ही क्लास में कर देंगे, और अगर ज़्यादा लंबी क्लास होगी तो फिर हम यहीं तक रक्तक पटल अर्थात कॉरॉइड तक ही डिस्कस करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सर कॉर्निया का बचा हुआ भाग। कॉर्निया के बारे में कल मैं डिटेल में बता चुका था कि ये 5 परतों से बनी होती है। कौन सी परत सफाई का काम करती है, कौन सी क्या काम करती है, कैसे बनी होती है, सब डिटेल में मैंने बताया था। लेकिन आज की क्लास में हम बचा हुआ पोर्शन कॉर्निया का करेंगे और इससे आगे पढ़ेंगे। तो चलो हम सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं कि ये देखो, ये जो लाइन है इस लाइन को मैंने कल की क्लास में आपको समझा दिया था कि सर अगर हमें नेत्रदान करना है तो नेत्रदान के दौरान सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया ही दान की जाती है। ये वाली कॉर्निया होती क्या है? आंख के आगे गुम्मद जैसी एक संरचना जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, आर पार उसमें दिखता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो यही कॉर्निया होती है। अब ये केवल यही दान की जाती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसकी आंख का एक भी अंग काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया ही काम की है। लेकिन उसका भी एक समय है। ऐसा नहीं हो सकता कि सर कोई व्यक्ति मर गया तो कभी भी उसकी कॉर्निया हम दान कर सकते हैं या कभी भी उसमें से निकाल सकते हैं, नहीं, इसकी भी समय सीमा है। तो मैं अभी समय सीमा को भी डिस्कस करूंगा। पहले हम समझते हैं कि ये कह रहा है कि सर कॉर्निया ही दान करते हैं। तो सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम क्यों नहीं करते सर पूरी आंख ही दान कर लें? सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया ही दान क्यों की जाती है? तो इसका जवाब है क्योंकि कॉर्निया के अंतर्गत किसी भी प्रकार के ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। तो अगला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि क्योंकि कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब रक्त वाहिकाएं कॉर्निया में होती नहीं है तो हमारा या आपके माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर अगर कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं है तो ऑक्सीजन कॉर्निया कहाँ से प्राप्त करेगा या पोषण न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करेगा? तो हमारे देखो, ऑक्सीजन अलग तरह से कॉर्निया प्राप्त करता है क्योंकि ऑक्सीजन कौन लेकर आता है? ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ ब्लड लेकर आता है। अब ब्लड वेसल्स है नहीं तो ब्लड इसमें है नहीं। अगर ब्लड है नहीं तो फिर ऑक्सीजन की पूर्ति कहाँ से होगी? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल कि सर इसको न्यूट्रिशन पोषण कहाँ से मिलेगा? इसको ग्लूकोज चाहिए, इसको और भी बहुत सारे पदार्थ चाहिए, वो सब के सब इसको कहाँ से मिलेंगे? तो देखो, इसको अगला लाइन यही है, कॉर्निया को पोषण जलीय द्रव से मिलता है। तो सबसे पहले पोषण की बात करते हैं। अगर इस कॉर्निया को न्यूट्रिशन चाहिए तो ये न्यूट्रिशन प्राप्त करेगी इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा हुआ है, कॉर्निया से लेकर लेंस तक एक लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड का नाम है जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर।
ये जो एक्वस ह्यूमर है, यहाँ से पूरा का पूरा पोषण इस कॉर्निया को दिया जाता है। तो न्यूट्रिशन इसको मिल जाता है यहाँ से। न्यूट्रिशन के अंतर्गत जितने भी पोषक तत्व हैं वे सभी पोषक तत्व यहाँ से मिलेंगे। अब बचा सर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करेगा? तो ये है, ऑक्सीजन आंसू के माध्यम से सीधे हवा से प्राप्त कर लेता है। मतलब ये जो है ना, कॉर्निया के ऊपर एक आंसू की परत बनती है और जैसे ही हवा आती है तो उस आंसू की परत से हवा को फिल्टर किया जाता है और उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा कॉर्निया को प्राप्त हो जाती है। तो कॉर्निया वह एकमात्र अंग है पूरे शरीर का जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं है। तो फिर ये कैसे ऑक्सीजन प्राप्त करेगी? सर हवा से प्राप्त करेगी। लेकिन वो भी कैसे? भी सर आंसू की एक परत होगी और वहां से फिल्टर होकर जब हवा जाएगी तो उसमें से ऑक्सीजन अपने आप कॉर्निया द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो ये तो हो गया इसका ऑक्सीजन का प्राप्त करने का सिस्टम। और पोषण कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा यहाँ से भरे हुए जलीय द्रव से, जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉर्निया को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो आप बोलेंगे सर हवा से प्राप्त होती है। और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो सर बोलेंगे कि एक्वस ह्यूमर से न्यूट्रिशन इसको मिल जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो कॉर्निया दान कर रहा है कोई व्यक्ति, तो सर कितने समय तक हम कॉर्निया, कोई व्यक्ति की मौत हो गई तो कितने समय के अंदर हम कॉर्निया उसमें से निकालें और मरीज में लगा दें। ये जो पूरा काम है इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट, प्रत्यारोपण। तो प्रत्यारोपण की पूरी विधि, किसी की मृत कोई डेड बॉडी है उसमें से आंख को निकालना और जिसको आवश्यकता है उसमें लगाना, ये पूरी की पूरी प्रोसेस 6 घंटे के अंतर्गत हो जानी चाहिए। यहाँ पर मैंने अगला पॉइंट यही लिखा है कि बेस्ट परिणाम के लिए मृत्यु के 6 घंटे के अंदर कॉर्निया प्रतिस्थापित कर देनी चाहिए। 6 घंटे के अंदर मृत्यु, मर जाता है कोई व्यक्ति तो 6 घंटे के अंदर उसकी कॉर्निया को प्रतिस्थापित कर देना चाहिए, अगर आपको बेस्ट क्वालिटी का रिजल्ट प्राप्त करना है तो। अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति की मौत हो गई और आपके पास सुविधाएं नहीं है, जैसे कि बर्फ, बॉडी को सुरक्षित करने की कोई व्यवस्था नहीं है, या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ 6 घंटा ही उसका लाइफ टाइम है। सिर्फ और सिर्फ ये 6 घंटे ही उसके हैं। 6 घंटे के बाद कॉर्निया अपने आप ही खराब हो जाएगी। अब दूसरा इसका एक और जवाब सुनो कि जैसे ही मान लो सर्दी वाला क्षेत्र है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, मौसम बहुत लो टेम्परेचर का रहता है, तो वहां पर क्या होता है, या फिर ऐसे मान मान लो कि गर्मी का मौसम है लेकिन उसके मौसम में भी हमने बॉडी को बर्फ में सुरक्षित करके रखा है, तो हम उसकी थोड़ी सी लाइफ टाइम बढ़ा सकते हैं। 6 घंटे से हम इसको कर सकते हैं सर 18 से 24 घंटे। वो कैसे है? सर बॉडी को अब सुरक्षित रखना पड़ेगा। बॉडी को फ्रिज में रखना, फ्रिज जैसी कोई एक बॉक्स आता है जिसमें बॉडी ही रखी जाती है, वहां रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन द्रवित नाइट्रोजन में रख सकते हैं। हम कुल मिलाकर 18 से 24 घंटे तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम कॉर्निया को इतने टाइम तक आराम से उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। तो ये वैसे नॉर्मल इसका समय है, 6 घंटे के अंदर ही काम हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, सुविधाएं अगर हमारे पास हैं, बर्फ है और भी कुछ चीजें हैं जिनसे हम उसको, बॉक्स है कांच का एकदम एयर टाइट, तो हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं सर 18 से 24 घंटे तक। जैसे आपने जो सुना होगा नेत्र बैंक होता है, यहाँ लिखा भी है नेत्र प्रयोगशाला या फिर नेत्र बैंक। प्रयोगशाला या नेत्र बैंक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, जैसे मैंने ही बोल दिया कि भाई मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी मृत्यु के बाद मेरी आंख दान कर देना, तो आंख दान में सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया दान की जाएगी। तो जैसे ही हमारी मृत्यु होगी तो सीधा सीधा यहाँ पर नेत्र बैंक को कांटेक्ट किया जाएगा कि भाई इनकी मृत्यु हो चुकी है, अब इनकी आंख आप ले जा सकते हो, तो फिर वो आंख को निकालेंगे। अब ये लोग यहाँ बोला ही है कि सर नेत्र बैंक है, तो इस बैंक में कितने समय तक मैक्सिमम उसको रख सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास तो कुछ टेक्नोलॉजी होगी ना, तो वे अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सामान्यतः 2 सप्ताह तक उसको रख सकते हैं, स्टोर करके उसका भंडारण कर लेंगे कॉर्निया का। तो 14 दिन तक वो भंडारण कर लेंगे। अब 14 दिन के अंतर्गत आपको किसी मरीज के अंदर वो लगानी होगी, ये वाला है, ये 14 दिन है। अब इन 14 दिन को भी बढ़ा सकता है कोई व्यक्ति। ये तो हो गया नॉर्मल कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो रही है तो 6 घंटे के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अगर हम इसको 6 घंटे के टाइम को भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि सर ये वाली जो है नेत्र बैंक काफी दूर है या फिर आने जाने में कुछ टाइम लग रहा है, तो हम ये 18 से 24 कर सकते हैं। ये 6 घंटे हैं, उसको 18 से 24 घंटा कर सकते हैं, अगर डेड बॉडी को सुरक्षित करके रख दिया जाए कहीं पर, तो ये वाला हम टाइम बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा है सर नेत्र बैंक। नेत्र बैंक वाले आएंगे, तो नेत्र वाले बैंक वाले ऐसा तो नहीं कि भैया इनके 18 से 24 घंटे में ट्रांसप्लांट कर दो। बैंक है तो उसमें तो बहुत सारी कॉर्निया रखी होंगी,
तो सर इसमें कितने दिनों तक सुरक्षित करके रखा जा सकता है? तो ये है हमारा 2 हफ्ते तक, ये 14 दिनों तक ये सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी किसी बैंक, देखो बैंक में भी ये जो नेत्र बैंक है, तुमने देखा होगा कि सर कोई कोई बैंक होती है बेचारी, उसमें सुविधाएं ज़्यादा है नहीं, कोई कोई ऐसी बैंक होती है बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। तो सर नेत्र बैंक भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, कि एक ऐसी बैंक है जिसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, एक नेत्र बैंक ऐसी है जिसके पास थोड़ी कम सुविधाएं हैं। तो अगर किसी नेत्र बैंक के पास थोड़ी अच्छी क्वालिटी की सुविधाएं उपलब्ध है, अच्छा खासा, जैसे कि एक होता है ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर एक नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो आज पहली बार सुना होगा। कि ऑर्गन कल्चर का मतलब होता है इसमें मानव के जो ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उनको सुरक्षित करके रखा जाता है। यहाँ लैब में तो हम करते हैं लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड में रख देगा। ये जो बैंक है नेत्र बैंक, यहाँ पर एक नॉर्मल सा लिक्विड होता है, उस वो जिसमें डेड बॉडीज को सुरक्षित करके रखते हैं। फॉर्मिक अम्ल, एक जैसे फॉर्मिक अम्ल होता है ऐसे एक अम्ल होता है HCHO करके, तो उसमें ज्यादातर उसको सुरक्षित करके रखा जाता है। लेकिन अगर ऑर्गन कल्चर वाली टेक्नोलॉजी है किसी नेत्र बैंक के पास, तो सर ऑर्गन कल्चर का मतलब ही है ऑर्गन को सुरक्षित करने वाली तकनीकी। अगर ये वाली तकनीकी है तो हम मैक्सिमम बहुत ज्यादा खींचेंगे तो सर 28 दिन, बस 28 दिन तक कॉर्निया को हम स्टोर करके रख सकते हैं, अगर ऑर्गन कल्चर का इस्तेमाल करेंगे तो। और अगर ऑर्गन कल्चर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वही लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हमारे पास मैक्सिमम 14 दिन है, 14 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, 14 दिन बाद वो खराब हो जाएगी। अगर ऑर्गन कल्चर के माध्यम से स्टोर कर रहे हो तो बस मैक्सिमम 28 दिन, याद रखना, मैक्सिमम 28 दिन तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। 28 दिन के बाद वो अपने आप खराब हो जाएगी, फिर वो किसी भी मरीज की आंखों में नहीं लगाई जा सकती, अपने आप खराब हो जाती है। तो इस तरह अगर हम बात करते हैं, ये 6 घंटा तो हो गया बेस्ट रिजल्ट के लिए। और अगर तुम्हारे पास सुविधाएं उपलब्ध है तो सर उसको हम 14 दिन तक खींच सकते हैं, यहाँ पर 18 से 24 घंटे तक खींच सकते हैं। और अगर नेत्र बैंक वाले हैं तो ये कितनी इसकी लाइफ खींच सकते हैं, तो ये 14 दिन तक कर सकते हैं। और अगर लेकिन ऑर्गन कल्चर का भी इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो इसकी लाइफ को खींचकर 28 दिनों तक इसका भंडारण किया जा सकता है। 28 दिन बाद भी लगाएंगे, लेकिन 28 दिन तक भंडारण किया बेशक है, मरीज के जब ये लगाएंगे तो ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी जितना अच्छा ये 6 घंटे के अंदर वाली देती है। तो अगर बेस्ट क्वालिटी का रिजल्ट प्राप्त करना है तो वो 6 घंटे हैं आपके पास मैक्सिमम, इसी में ये काम कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो 18 से 24 घंटे कर लो बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये एक नॉर्मल टाइम माना जा सकता है, क्योंकि 6 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति की मौत होती है, तमाम रोना धोना होता है, तो उसमें बीच में तुम पहुंच जाओ, वहाँ रोना धोना चल रहा है, उस बीच में तुम पहुंच जाओ अपने सब सारे औजार लेकर, लाओ भैया आंखें निकालनी है, कैसे हो जाएगा काम? तो ये हमारा है भाई, भारत देश है, तो भारत देश में तो भाई अपने सब रीति रिवाज चलते हैं, पहले रोना धोना होगा, फिर और भी काम होगा, ये बाद में काम हो जाएगा। तो ये 18 से 24 घंटे नॉर्मल एक टाइम है, और उसको हम बढ़ा सकते हैं, बैंक वाले इस तरह से बढ़ा सकते हैं, और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, वो मैक्सिमम 28 दिन हो गया। ये पॉइंट क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं। अगर कॉर्निया को स्टोर करके रखना है तो वो कितना टेम्परेचर करते हैं उसका, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करते हैं उसको, वहां पर इसको स्टोर करके रखते हैं। इसको बोलते हैं, अगर किसी चीज को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम स्टोर करके रख देंगे तो इस क्रिया को बोलते हैं सर हाइपोथर्मिक स्टोरेज। अगर हमने किसी चीज को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करके रखा है तो हम इसको ये है हाइपोथर्मिक स्टोरेज। तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि कॉर्निया को निम्न में से किस स्टोरेज पर भंडारित किया जाता है, तो हम कहेंगे सर उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिक स्टोरेज। 3 इसके साथ अलग अलग नाम देगा, तो आपको सिर्फ ढूंढना है सर हाइपोथर्मिक कहाँ लिखा है। तो ये हुआ कॉर्निया के बारे में डिटेल्ड जानकारी। इससे पहले वाली भी क्लास देख लेना। तो पहले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इस दृढ़ पटल को समझेंगे कि सर ये स्क्लेरा होती क्या है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम दृढ़ पटल समझ लेते हैं कि दृढ़ पटल क्या होती है। देखो, दृढ़ पटल को इंग्लिश में स्क्लेरा कहते हैं, और इसी का एक नाम और होता है इसका नाम है श्वेत पटल। इसका मतलब सर दृढ़ पटल कहो चाहे श्वेत पटल कहो, दोनों का मतलब एक ही है, इंग्लिश में इसको स्क्लेरा कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं सर ये आंतरिक आंख है और ये बाह्य आंख है, यहाँ पर दृढ़ पटल कौन सा है। तो हमें अगर बाहर से देखते हैं आंख को, तो ये बाहर से जो सफेद कलर का पोर्शन अपनी आंखों में दिखाई देता है वही दृढ़ पटल होता है। अब ये सफेद कलर का है इसीलिए इसको श्वेत पटल भी कह देते हैं। अब ये अगर देखा जाएगा तो ये श्वेत पटल ये आंतरिक भाग है आंख का। अब ये जो आंख है इसके बाहर ये कितना एरिया कवर करता है, उसके लिए ये मैंने जो पहला पॉइंट है इसके सामने लिखा है कि 80% प्लस। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि ये जो दृढ़ पटल है, ये दृढ़ पटल आंख के जो जितना भी गोलक है उसका कितना एरिया कवर करता है। तो देखो यहाँ पर दृढ़ पटल नहीं होता, ये जो कॉर्निया का पोर्शन है यहाँ दृढ़ पटल नहीं होगा, और जहां पर ये ऑप्टिक नर्व इकट्ठी होकर ब्रेन की तरफ जाती हैं यहाँ पर भी सर दृढ़ पटल नहीं होता है। तो दृढ़ पटल जो है ना वह 80% से भी अधिक का एरिया कवर करता है आंख को बाहर से। तो बस यहाँ थोड़ा सा छूट जाता है, यहाँ थोड़ा सा छूट जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 80% प्लस। तो दृढ़ पटल आंख के बाहर का सफेद भाग है, ये अपने आप में बहुत मजबूत होता है, तो इसीलिए इसका नाम दृढ़ पटल होता है। देखने में ये सफेद कलर का लगता है, इसीलिए इसको श्वेत पटल भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्लेरा। तो ये जो पहला पॉइंट है ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं सर इसके कार्य की। तो कार्य क्या है? आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा। तो आंख के अंदर के जितने भी ये भाग हैं उनको ये बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है, बाहर से किसी भी चीज को अंदर आने नहीं देता है। तो आंख की ये एक तरह से सुरक्षा कवच है जो बाहर से ये सुरक्षा कर रहा है। तो इतना हमें समझ में आया। अगली बात करते हैं सर ये कितनी परतों से मिलकर बना होता है। तो जिस तरह से हमने कॉर्निया पढ़ा था कि कॉर्निया 5 परतों से मिलकर बना है, उसी प्रकार से सर ये भी दृढ़ पटल भी कुछ परतों से मिलकर बना होता है। तो ये कितनी परतों से बना होता है? तो ये बना होता है 4 परतों से मिलकर। अगर मैं दृढ़ पटल को देखूं तो यहाँ से सर इतना पतला सा हमें नजर आ रहा है। अब इसी पतले को मैंने थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से समझाया है। ये अगर आप देख सकते हैं तो सर यहाँ पर 4 परतें आपको नजर आएंगी। सबसे ऊपर वाली परत है उसको बोलते हैं एपी स्क्लेरा, उसके नीचे ये वाली जो परत है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और उसके नीचे ये वाली जो परत है इसको बोलते हैं लेमिना फ्यूस्का, और सबसे लास्ट वाली जो परत है इसको बोलते हैं इंडोथेलियम। अगर आपने कॉर्निया का लेक्चर पढ़ा होगा तो मैंने कॉर्निया में स्ट्रोमा और एंडोथेलियम ये एक बार नाम और लिए थे। जब उसकी परतें मैंने पढ़ाई थी कि 5 परतें होती हैं कॉर्निया की, तो उसमें से मध्य वाली जो परत थी उसको स्ट्रोमा कह रही थी, और सबसे लास्ट वाली जो कॉर्निया की परत थी सबसे आंतरिक परत उसको हम एंडोथेलियम कह रहे थे। तो अब आप ये कहोगे कि सर अंग जब अलग अलग हैं तो सर इन परतों के नाम सेम कैसे हो गए? वो इसलिए हो गए कि ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा जिस भी मटेरियल की बनी होती है वही सेम मटेरियल कॉर्निया की स्ट्रोमा वाली परत में होता है, इसीलिए इनका नाम सेम है। जिस प्रकार की कोशिकाएं इसके इस लेयर में मिलती हैं वही सेम कोशिकाएं कॉर्निया की मध्य वाली लेयर में मिलती हैं, इसीलिए उसका नाम भी स्ट्रोमा था और इसका नाम भी स्ट्रोमा है। अब हम बात करते हैं सर आंतरिक परत की। तो सर ये जो आंतरिक परत है दृढ़ पटल की आंतरिक परत, इसका नाम है एंडोथेलियम। जब हमने कॉर्निया पढ़ा था तब कॉर्निया की भी आंतरिक जो परत थी उसका नाम था एंडोथेलियम। इन दोनों का नाम सेम क्यों है? क्योंकि ये वाली परत जिस भी मटेरियल से बनी होती है या जिस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है सेम उसी प्रकार की कोशिकाएं उस कॉर्निया की आंतरिक परत की थीं। जब सेम प्रकार की थीं इसीलिए इसका नाम भी एंडोथेलियम और उसका नाम भी एंडोथेलियम। अब हम बात करते हैं सर इनमें फिजिकली एक अंतर होता है। कॉर्निया के अंतर्गत जो कोशिकाएं थीं उनमें और दृढ़ पटल की इन दोनों परतों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में थोड़ा सा अंतर था। वे कोशिकाएं कॉर्निया वाली थी ट्रांसपेरेंट, जिनके हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन ये कैसी होती हैं? ये ट्रांसलूसेंट होती हैं। मतलब अगर आर पार देखेंगे तो धुंधला धुंधला नजर आएगा, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा, ये ट्रांसलूसेंट टाइप की होती हैं। दूसरा ये वाली परत है ऊपर वाली एपिस्क्लेरा, और ये लेमिना फ्यूस्का, ये 2 परतें और आ जाती हैं बीच में, इसीलिए ये बिल्कुल भी अंदर किसी भी प्रकाश को या किसी भी चीज को आने नहीं देती है। तो एक तरह से अपारदर्शी मोटी सी परत बन के तैयार होती है, इसी को हम स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि सर इसकी जो मोटाई है हमें यहाँ पर बहुत ही पतली नजर आ रही है। अगर हम इसकी मोटाई की बात करते हैं ये कितना मोटा होगा, तो देखो आपके पास कभी भी एटीएम कार्ड आपने देखा है, एटीएम कार्ड हो या फिर आपका क्रेडिट कार्ड हो, आप उसकी मोटाई चेक करना। एटीएम कार्ड की जितनी भी मोटाई होती है उतनी ही मोटाई इसकी होती है। इस दृढ़ पटल की होती कितनी है सर? 0.3 से लेकर 1 mm तक होती है। तुम कहोगे सर ये वेरिएशन में मैंने क्यों लिखाया है कि सर 0.3 से 1 mm तक वेरिएशन में सर क्यों लिखाया है, एक रेंज में आपने क्यों लिखाया है? तो रेंज में मैंने इसलिए लिखाया है क्योंकि ये जो परत है ना इसकी मोटाई समय के साथ कम होती जाती है। तो हमने एक रेंज में लिखाया है कि किसी भी मनुष्य की आप इस स्क्लेरा की मोटाई चेक करेंगे तो
इसके और इसके बीच में ही मिलेगी। 0.3 mm से 0.1 पॉइंट नहीं है, ये 1 mm है, 1.00 mm इसके बीच में ही मिलेगी, क्योंकि ये उम्र के साथ थोड़ा सा पतला होता जाता है। तो ये हमें समझ में आया, ये 4 परतें हैं। अब इन 4 परतों को क्या क्या इसकी विशेषता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सर, एपीस्क्लेरा में रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। देखो मैंने यूट्यूब पर कुछ टीचर्स को देखा है जो ये बोल देते हैं कि ये जो रक्त पटल है ना, ये वाली, ये सॉरी दृढ़ पटल है, इसको स्क्लेरा कह रहे हैं, कि इस स्क्लेरा में ब्लड वेसल्स नहीं होते। ऐसा मैंने पढ़ाते हुए सुना है, मैंने देखा भी है। मैं चाहो तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा सकता हूँ, लेकिन वो यूट्यूब के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। अगर वो लगाई भी जाती हैं तो क्या है कि उनका चेहरा थोड़ा सा ढककर लगाया जाता है ताकि लोगों को पता न चल पाए। खैर कोई बात नहीं, आप अगर देखोगे ह्यूमन आई बहुत से टीचर्स ने पढ़ाई होगी तो वो वहाँ पर बताते हुए दिख जाएंगे कि आपकी ये जो दृढ़ पटल है वह ब्लड वेसल्स विहीन होती है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी दृढ़ पटल के पास भी ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर ब्लड वेसल्स नहीं होगी तो फिर उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? वो बता देते हैं, वो जो टीचर्स बोलते हैं कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, तो वो ये कहते हैं कि बाहर से जो हवा है ना, हवा से सीधी सीधी हम ऑक्सीजन, ये हमारी ब्लड, ये जो दृढ़ पटल है ये ऑक्सीजन ले लेती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात तो बिल्कुल गलत है कि ऐसा बोल दें कि ब्लड वेसल्स नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर की जो परत है ना, एपीस्क्लेरा, इसी परत में भरपूर मात्रा में ब्लड वेसल्स होती हैं। ये मैंने दिखाया है बहुत सारी ब्लड वेसल्स। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आँख को बहुत ज़्यादा रगड़ देते हैं या आँख में चोट लग जाती है, कोई मतलब कोई किसी तरह का झापड़ मार देता है, कैसे भी आँख अफेक्टेड होती है। तो होता क्या है कि ये जो पहली वाली जो परत है, सबसे ऊपरी परत है एपीस्क्लेरा, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें ब्लड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब इनमें ब्लड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो सर ये अपनी सामान्य आकार से थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, और जब ये बड़ी हो जाती हैं तो हमें बाहर लाल लाल आंखों पर दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तभी कहते नहीं कि आंख में चोट लगी है तो आंख लाल लाल पड़ गई है, या फिर आंख में लाल लाल धारियां जैसी दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो इसी के कारण होते हैं, क्योंकि एपीस्क्लेरा सबसे ऊपर की परत है, और अगर आंख में चोट लगेगी तो सबसे पहले यही प्रभावित होती है। तो इसके अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वह चमकना स्टार्ट कर देती हैं, इनके कारण आंख लाल प्रतीत होती है। तो ये आज के बाद मत कहना कि सर इसमें रक्त, ये जो दृढ़ पटल है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, ये कहना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस ब्लड वेसल्स इसमें पर्याप्त मात्रा में होती हैं। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ये जो है ना, ये पूरी परत इसको न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। ज्यादातर तो ये जो ऊपर वाली परतें हैं, दोनों परतें, इन दोनों को न्यूट्रिशन एपीस्क्लेरा ही दे देती है। एपीस्क्लेरा में भी इन्हीं रक्त, ये जो रक्त वाहिकाएं हैं इनसे न्यूट्रिशन मिल जाता है, और इस वाली परत को भी मिल जाता है। ये जो दो आंतरिक परतें हैं, इन दोनों को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो सर अगर ये देखा जाए होगा आपने, तो यहाँ पर एक लिक्विड भरा रहता है आंख के बीच में, इसको बोलते हैं काचाफ द्रव, विट्रस ह्यूमर। तो ये आंतरिक, ये जो परतें हैं ये अपना पोषण इस विट्रस ह्यूमर से प्राप्त कर लेती हैं। तो बाहर की ये जो दो परतें हैं वे तो यहाँ से ब्लड, ये जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ से अपना न्यूट्रिशन वगैरह, पोषण, सब कुछ, ग्लूकोज या जो भी है वो सब प्राप्त यहाँ से कर लेंगी। और ये दोनों वाली जो परतें हैं, ये वाली परतें, इन दोनों परतों को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? इसके अंदर भरे हुए काचाव द्रव से, जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, यहाँ से इनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो ये हमें पता चल गया। अब इसकी मोटाई देख लेना, 0.3 mm से लेकर 1 mm तक होती है। जितना एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड की मोटाई है उतना ही ये करीब होता है। तो आप समझ सकते हो ये कितना पतला होता है। अब हम अगली बात करते हैं सर इस स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा क्या है? यह कठोर कोलेजन रेशों से बना होता है। कठोर कोलेजन रेशों से बना होता है। सवाल अगर कभी ये पूछेगा कि ये बताइए कि जो आंख का दृढ़ पटल होता है वह किस प्रकार की कोशिकाओं के ऊतक हैं, तो हम कहेंगे सर कठोर कोलेजन रेशे बहुत सारे मिलते हैं। मतलब कठोर कोलेजन रेशों जैसी मतलब कोशिकाएं होती हैं, जब बहुत सारी वे कोशिकाएं मिल जाएंगी तब वह ये स्ट्रोमा बनकर तैयार होता है। तो ये समझ में आ गया कि सर ये कठोर कोलेजन रेशों से बनी हुई परत है। अगली बात करते हैं सर, ये है लेमिना, लेमिना फ्यूस का। ये जो लेमिना है ये लोचदार और मुलायम होती है। ये बहुत ही लोचदार है, फ्लेक्सिबल है। मतलब जैसे आपने रबड़ देखी है, रबड़ को अगर हम आप खींच देंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा एक तरह से, मतलब एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर ये एक खिंचाव उत्पन्न होगा उसमें, अगर छोड़ देंगे तो अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगी। मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है।
रबड़ में। तो जिस तरह से रबड़ में फ्लेक्सिबिलिटी है, इस वाली परत में लेमिना फ्यूस्का में पाई जाने वाली सभी कोशिकाओं की जो अंदर है रबड़ जैसी ही फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती। इसका क्या काम है भाई साहब? तो लेमिना फ्यूस्का का काम क्या है कि आप यहाँ पर एक देख रहे होंगे लाल कलर की ये वाली मसल्स है, एक ये वाली मसल्स है। इसका नाम होता है सर ये पश्चिमा पेशियां सिलेरी मसल्स। इनका काम क्या है? सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? ये जो लेंस है ना, लेंस इसको कभी ऐसे पिचका कर मोटा करेंगे, कभी इसको खींच कर पतला करेंगे। तो ये जो लेंस है ना, ये कभी पतला होता है, कभी मोटा होता है। पतला मोटा क्यों होता है? जब हमें दूर की वस्तु देखनी होती है, दूर की वस्तु, तो हम इस तरह से आंखें बहुत ज्यादा आंखें बड़ी करते हैं। बड़ी करने का मतलब है ये जो है ना, ये दोनों खिंचाव इसमें उत्पन्न उत्पन्न होता है। जब इनमें खिंचाव उत्पन्न होगा तो ये लेंस पतला हो जाएगा, पतला होकर ये फोकस दूरी को एडजस्ट कर देगा, तो उस दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब आराम से रेटिना पर बन जाएगा। और जब पास की कोई चीज होती है, अगर हम पास की किसी चीज को देखते हैं, तो ये मसल्स फिर क्या करती हैं? इसको कंप्रेस करती हैं। जब कंप्रेस करेंगे तो ये लेंस अपने आकार से मोटा हो जाएगा, और जब मोटा हो जाएगा तो फिर भी पास की वस्तु को, मतलब उसको फोकस को एडजस्ट करके आराम से उसका प्रतिबिंब यहाँ बनवा देगा। इसका मतलब ये जो लेंस है ना, ये खिंचकर पतला होता है और फिर पिचक कर मोटा भी होता है। ऐसा ये क्यों करता है? ये स्वतः करता है अपने आप। ऐसा इसलिए करता है ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब हम यहाँ बना सकें। अब ये ऐसा कर क्यों पाता है? वो इसी परत के कारण कर पाता है, लेमिना फ्यूस्का। यह लेमिना फ्यूस्का कैसी है? क्योंकि ये है भाई साहब फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इन दोनों का, ये जो सिलेरी मसल्स होती है, इनका सीधा संबंध इसी वाली परत से होता है, लेमिना फ्यूस्का से। इनका जो सिलेरी मसल्स हैं वो इसी वाली परत से जाके कनेक्ट होती हैं। अब इनमें है फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसको ये पतला भी कर देती हैं और मोटा भी कर देती है आवश्यकता अनुसार। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे किसी चीज को पास लाते हैं तो हम अपनी आंख को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेस करते जाते हैं, तो दबाव होता है, अब दिखता है। और बहुत पास हो जाएगी तो बहुत आंख छोटी कर लेंगे, तब हमें वो दिखाई देगी। अगर जैसी जैसी चीज दूर जाती है, आंखें बड़ी करनी पड़ती हैं। इसका मतलब ये खिंचाव उत्पन्न होता है और इसमें दबाव भी उत्पन्न होता है। तो ये खिंचाव और दबाव होता सिर्फ इसी परत के कारण है। अब अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई नॉर्मल सा डॉक्टर है, उसको ज्यादा जानकारी है नहीं, उसने आंख का ऑपरेशन किया। अब आंख का ऑपरेशन, उससे थोड़ी सी गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि आंख का ऑपरेशन करने के बाद ये जो सिलेरी मसल्स हैं, इसका कनेक्शन इस तीसरी वाली परत लेमिना फ्यूस्का से करना था उसको, लेकिन मान लीजिए गलती से उससे इसे इंडोथेलियम से कनेक्शन हो गया उसका, या फिर स्ट्रोमा से हो गया, या फिर एपिस्क्लेरा से हो गया। मतलब इस वाली परत से उसने कनेक्शन नहीं करा, इन तीन में से किसी से भी कनेक्शन उसने कर दिया। तो होगा क्या? होगा ये कि ये जो लेंस है ना, ये लेंस ना तो पिचक कर मोटा हो पाएगा और ना ही खिंच कर पतला हो पाएगा। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसको हम बोलते हैं समंजन क्षमता, तुमने ये सुना होगा कि आंख के अंतर्गत स्वतः समंजन क्षमता होती है। मतलब चाहे दूर की वस्तु हो, चाहे पास की वस्तु हो, हम स्पष्ट देख सकते हैं। देख क्यों सकते हैं? क्योंकि ये जो पश्चिमा पेशियां हैं, ये खिंचती हैं और कंप्रेस होती हैं। और ये कंप्रेस क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये वाली परत है ना लेमिना फ्यूस्का, ये इसको कंप्रेस कर रही थी। अगर मान लो धोखे से इस वाली, ये जो सिलेरी मसल्स हैं, इसका कनेक्शन हमने इंडोथेलियम से कर दिया, तो फिर होगा क्या? ये तो बहुत ज्यादा कठोर होती है, इसमें किसी तरह का मतलब खिंचाव होता नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है ही नहीं। तो अगर ये फ्लेक्सिबल है नहीं, तो ये पश्चिमा पेशियों में न तो खिंचाव उत्पन्न करेंगी और ना ही दबाव उत्पन्न करेंगी। तो जो लेंस था ना, वो जिस आकार का है उसी आकार का रहेगा। तो वस्तु हमें स्पष्ट नजर नहीं आएगी। हम पास की वस्तु देख रहे हैं तो अचानक से दूर की देखेंगे तो नहीं दिखेगा। फिर 1-2 घंटे में लेंस उस आकार का बनेगा, तब उसको फोकस कर पाएगा। अभी क्या होता है कि हम दूर की वस्तु देख रहे हैं, तुरंत पास की देखेंगे तो कुछ माइक्रो सेकंड का समय लगता है, वो भी हमें स्पष्ट दिखती है। पास की वस्तु पर हम फोकस करके बैठे हैं और अचानक से दूर की वस्तु देखेंगे तो कुछ माइक्रो सेकंड्स लगेंगे और वो भी हमें स्पष्ट नजर आ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये काम करना बंद कर गए, ये मसल्स पश्चिमा पेशियां, वो काम इसीलिए करना बंद करेंगे क्योंकि इसका कनेक्शन इससे आपने अगर नहीं किया है, धोखे से गलती से हो गया है, तो फिर ये समंजन क्षमता खो देगा। ये जो लेंस है ना, ये अपनी स्वतः समंजन क्षमता खो देगा, तो व्यक्ति को न तो पास का स्पष्ट दिखेगा और ना ही दूर का स्पष्ट दिखेगा। इसी बीमारी को बोलते हैं जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया। आगे मैं बीमारियां पढ़ाऊंगा, लेकिन हम समझ जाएंगे कि सर क्या मतलब है। जब मैं पढ़ाऊंगा बीमारी, तब स्पष्ट समझ में आएगा कि कौन से वाले अंग में क्या गड़बड़ी थी जिसके कारण प्रेस बायोपिया हुआ। इसका क्या निवारण है वो भी हम देखेंगे। वो तो बीमारियां जब पढ़ेंगे आंख से संबंधित, तो उसमें बताएंगे। तो अभी हमें समझ में आया कि सर ये बड़ी महत्वपूर्ण हमारे लेयर है।
ये लेयर फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही इस लेंस की समंजन क्षमता होती है, स्वतः समंजन क्षमता। इतना हमें ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर एंडोथेलियम। ये एंडोथेलियम सबसे आंतरिक परत है। इसका काम क्या है कि ये जो है ना आंख को, ये बाहर वाली जो परतें हैं, इनके अंदर कोई भी खराब पदार्थ या फिर मान लीजिए पानी का रिसाव हुआ या किसी भी ऐसी चीज का रिसाव हो गया जो हानिकारक है आंख के लिए, तो एंडोथेलियम इनको खींच लेती है। उसको खींच कर, और यहाँ पर जिस तरह से ये होता है, एंडोथेलियम यहाँ से खींच कर लाती है और यहाँ स्टोर होता है, और स्टोर करके साइड में, जैसे मान लीजिए इस पूरे में एंडोथेलियम होगा, वहां से खींच कर लाएगी, खींच के पूरी जगह से खींच कर लाएगी, जो भी गंदगी वगैरह होगी उस खींच कर लाएगी गंदगी को यहाँ लाकर छोड़ देती है। अब जब यहाँ लाकर छोड़ देगी, यहाँ पर होती है लेक्राइमल ग्रंथियां, तो लेक्राइमल ग्रंथियां एक्टिव होकर इसको आगे की तरफ भेज देती हैं, आगे की तरफ। तो आपने देखा होगा कि आंख में कभी कभी कीचड़ आ जाता है। वो कीचड़ क्या होता है? वह कीचड़ क्या है कि ऊपर वाली ये परतें हैं, इनमें उत्पन्न होने वाली गंदगी है। अब ये गंदगी बाहर कैसे निकलेगी? तो ये एंडोथेलियम इसको खींचती है, और इसको खींचने के बाद, पूरी आंख से खींचने के बाद अंदर ही अंदर 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 यहाँ लाकर छोड़ती है। अब जैसे यहाँ लाकर छोड़ेगी लेक्राइमल ग्रंथि के पास, तो लेक्राइमल ग्रंथि क्या करती है? आंसू उत्पन्न करती है। आंसू के साथ इस वाली थोड़े आंसू रिलीज करेगी और उसके साथ उस गंदगी को आंख के बाहर इधर निकाल देगी, इधर। तो आपने देखा होगा कि कीचड़ आंख में आ जाता है। वो क्यों आता है? वो यही वाला है, मतलब आंख के अंदर गंदगी स्टोर होती है, उसको ये निकालने का काम करती है। तो आंख की जो सफाई है वह एंडोथेलियम के माध्यम से होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आंखों में जो जो कीचड़ आ जाता है, ये कहाँ से आता है? बाहर से तो कहीं से आ नहीं रहा है। ये आंख के अंदर इन परतों के बीच में जो गंदगी स्टोर हो जाती है, उसी गंदगी को ये वाली एंडोथेलियम निकालती है बाहर, और निकाल के बाहर लेके आएगी, तो हमको कीचड़ नजर आएगा। अगर किसी की आंखों में दिक्कत है, आंखें थोड़ी सी खराब हैं, तो उसका कीचड़ ज्यादा आता है। आपने देखा होगा कि बचपन में कहते थे ना, हमारी आंखें आ गई हैं। तो आंखें जब आने का मतलब है, इन्हीं परतों में बहुत ज्यादा गंदगी स्टोर हो रही है। अब जब गंदगी ज्यादा होगी तो एंडोथेलियम काम करेगी, जितना ज्यादा गंदगी होगी उतनी ज्यादा गंदगी साफ करके कीचड़ को बाहर निकालेगी, फिर हमें आंखों में ज्यादा कीचड़ दिखाई देगा। तो वही होता है। तो आज समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब होता है। एंडोथेलियम क्या करती है? इन्हीं परतों की सफाई करती है, एक तरह से सफाई का काम करती है। सेम इसी प्रकार से कॉर्निया में भी ये काम कर रही थी, कॉर्निया के अंदर भी तो सफाई कर रही थी एंडोथेलियम, तो यहाँ पर भी ये सफाई करती है। तो चलो, एंडोथेलियम के बारे में आपको पता चल गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि ये वाली परत क्या करती है। स्ट्रोमा एक तरह से सॉलिड है, कठोर होती है, तो ये एक तरह से दृढ़ता, मजबूती प्रदान करती है इस दृढ़ पटल को। तो ये चारों लेयर आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं सर, श्वेत पटल में सूजन को स्क्लेराइटिस रोग कहते हैं। ये श्वेत पटल है, इसमें कभी कभी सूजन आ जाती है, इसको स्क्लेराइटिस कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्क्लेराइटिस ये रोग है। अब इस रोग में होगा क्या? ये जो श्वेत आपको सफेद कलर का गोला दिख रहा है आंख के अंदर, इसमें थोड़ी सूजन आ जाएगी। अब सूजन आ जाएगी, इसी का नाम होता है स्क्लेराइटिस बीमारी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्क्लेराइटिस बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, तो हम कहेंगे सर ये नेत्र को प्रभावित करती है। अब अगर नेत्र को प्रभावित करेगी, तो नेत्र के अंदर भी किसको प्रभावित करेगी? तो सर इसी दृढ़ पटल को करती है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला पॉइंट समझते हैं कि स्क्लेरा का रंग उम्र बढ़ने के साथ हल्का पीला पड़ जाता है। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि ये जो परतें हैं ना, परतें ये कमजोर होती हैं, उम्र के साथ ये कमजोर होती जाती है। अगर आपने किसी छोटे बच्चे की आंखों को देखा होगा, तो छोटे बच्चे की आंखों में और बड़े व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति की आंखों में अंतर आपको साफ नजर आएगा। छोटे बच्चे की जो आंख होगी, उसका ये सफेद भाग है ना, वो एकदम क्लीन, एकदम साफ होता है, साफ सुथरा, एकदम क्लीन होगा। और जैसा कोई बुजुर्ग होगा या फिर मान लीजिए वयस्क व्यक्ति है, तो उसकी जो आंख के अंदर होगा वह हल्का पीला सा होता है। आंखें का जो स्क्लेरा है वह थोड़ा थोड़ा पीला होना स्टार्ट हो जाता है। वो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वो उसका पीलापन आएगा आंखों में। देखा होगा कि आंख के अंदर पतली पतली लाल लाल धारियां नजर आती हैं, वे होती क्या हैं? वे यही होती हैं ब्लड वेसल्स। यह उम्र बढ़ने के साथ साथ बाहर उभरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखा होगा कि किसी किसी की आंखों में अगर कोई आंखें इस तरह से निकाल देता है, तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा हमें लाइनिंग दिखाई देती है, या फिर कहीं पर लाल स्पॉट दिखाई देते हैं, कहते हैं कि उसकी आंखें बहुत लाल है। तो लाल का मतलब क्या है कि उम्र के साथ भाई, कोई अगर किसी की गलत आदत है, धूम्रपान करने की आदत है, या फिर बहुत ज्यादा धुएं में रहने, कोई व्यक्ति बेचारे मजबूरी में धुएं में रहना पड़ रहा है, तो उसकी आंखों को बार बार धुआं जाएगा, तो धुआं बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, तो वो भी एक तरह से आंखों को पीला करता है। और
ये जो बाहर से जो नसेस हैं, जो नसें हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, वह उभरती हैं और स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होगा वैसे वैसे ये अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो आप देख सकते हो, अगर आपके सामने दो तरह की आंखें रख दी जाए, सिर्फ आंखें, तो तुम आंख के स्क्लेरा, ये जो स्क्लेरा है, सिर्फ इसका रंग देखकर बता दोगे कि ये बच्चे की आंख है और ये किसी बड़े की आंख है। क्यों? क्योंकि सर बड़े अगर व्यक्ति की आंख होगी तो वह हल्की पीली होगी और उस पर थोड़ी ब्लड वेसल्स आपको नजर आएंगी, लेकिन बच्चे की जो आंख होगी उस पर किसी तरह का ब्लड वेसल्स चमकेगी नहीं, एकदम क्लीन और साफ होती है। इस बात को भी आप देख सकते हो बच्चे की आंख में। ठीक है भाई, चलो ठीक है, इतना भी समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। अगला है सर पीलिया रोग। पीलिया रोगी को स्क्लेरा, पीलिया रोगी की स्क्लेरा पीली पड़ जाती है। क्यों? ऐसा क्यों कारण है भाई? ये जो स्क्लेरा है वह पीले कलर की हो जाती है। पीलिया जिसको बोलते हैं जॉन्डिस या हेपेटाइटिस, ये जो पीलिया किसी व्यक्ति को हो जाता है, उसमें क्या होता है कि पूरा शरीर ही पीला पड़ जाता है, आंखें तो छोड़ ही दो, पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा। तो शरीर पीला क्यों पड़ता है? क्योंकि जॉन्डिस में सबसे ज्यादा लीवर प्रभावित होता है, यकृत। अब उस यकृत निकालता है दो तरह के रस, एक है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये दोनों के दोनों पीले पिगमेंट होते हैं। ये काम क्या करते हैं? भोजन को पाचन में मदद करते हैं। भोजन के पाचन में ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दोनों मदद करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब जैसे मान लीजिए पीलिया, पीलिया रोग में, हेपेटाइटिस में, जब वो वायरस अंदर प्रवेश करेगा, वायरस या जीवाणु जो भी हानिकारक बैक्टीरिया या कोई भी प्रवेश करेगा, तो होगा क्या कि हमारे अंदर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब बिलिरुबिन बढ़ जाएगा तो वो होता है पीले कलर का। इसीलिए देखा होगा कि जब भोजन पच जाता है, पचा हुआ भोजन जिसको हम सुबह पोटी बोलते हैं, तो वो उसका कलर पीला होता है। क्यों होता है सर? इसी के कारण होता है। अब हेपेटाइटिस रोग हो गया किसी को, या फिर ये पीलिया रोग हो गया, उसी का नाम है ये। तो उसमें क्या होगा कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बहुत ज्यादा मात्रा में आंतों में से वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंच जाएंगे। अब जब ब्लड में पहुंच जाएंगे और ब्लड यहाँ पर फ्लो करता है, आंख की जो दृढ़ पटल है वहां पर ब्लड पर्याप्त मात्रा में फ्लो कर रहा है, तो अब यहाँ पर ब्लड में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन आ जाएंगे, तो वो भी यहाँ से इस परत द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। जब ब्लड में से ऑक्सीजन ली जाएगी, ऑक्सीजन के साथ ये भी एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, तो फिर ये पीला कलर कर देंगे। तो पूरी बॉडी में ही ब्लड सर्कुलेट होता है, इसीलिए पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है, क्योंकि ब्लड के अंतर्गत बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन आ जाते हैं। रोगों के बारे में तो हम आगे चर्चा करेंगे जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तब। एक एक रोग को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उसका क्या उपचार हो सकता है, क्या घरेलू उपचार है, कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और क्या क्या उसके सुरक्षा, मतलब सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। सारी जानकारी हम वो करेंगे, वो जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम बीमारियां पढ़ेंगे, तो वहां पर वायरस से कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, कवक से कौन सी होती है, तो ये सारी की सारी वहां डिस्कस करेंगे। अभी हमें थोड़ी सी जानकारी बस इसकी करनी थी कि मान लो पीलिया व्यक्ति को हो गया है, तो सर उसकी जो दृढ़ पटल होगी इसका कलर पीला हो जाता है। तो सर पीला क्यों हो जाता है, इसका लॉजिक आपको पता चल गया होगा। भैया पीला इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल्स हैं। कोई कोई बोल देता है, कोई कोई टीचर, कि ये हवा से ही ऑक्सीजन प्राप्त करता है। तो अगर हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करेगा तो फिर यहाँ तो ब्लड आएगा नहीं, और जब ब्लड नहीं आएगा तो फिर पीलिया में इसको पीला पड़ना नहीं चाहिए, जबकि ये पीलिया होने पर पीली पड़ती है, आंखें दिखती हैं स्पष्ट। इसीलिए इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वेसल्स हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है। ब्लड वेसल्स तो सिर्फ एक अंग में नहीं होती हैं, वो होता है कॉर्निया, इसमें नहीं होती हैं। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो ये हुआ हमारा दृढ़ पटल। अब हम पढ़ेंगे सर रक्तक पटल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरॉइड। तो पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम रक्तक पटल को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम रक्तक पटल भी समझ लेते हैं कि रक्तक पटल क्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि सर यहाँ पर रक्तक पटल है कहाँ पर। तो ये जो बाहर की दृढ़ पटल आपको दिख रही है, इसके ही जस्ट नीचे रक्तक पटल नाम की एक परत होती है। इसको इंग्लिश में कोरॉइड कहा जाता है। अब हम इसकी जानकारी करते हैं कि सर ये है क्या। तो यहाँ पर हमने लिखा है सर रक्तक पटल, इंग्लिश में इसको कोरॉइड कहते हैं। सबसे पहला इसकी पोजीशन देखते हैं कि सर इसकी पोजीशन होती कहाँ पर है। तो ये लिखा है श्वेत पटल और रेटिना के बीच में स्थित होती है। तो ये आपको दिख रही है ऊपर श्वेत पटल, और इसके नीचे यहाँ पर ये रेटिना दिखती है। तो रेटिना और श्वेत पटल के बीच वाली जो परत है उसी को हम रक्तक पटल कहते हैं। अगला पॉइंट है कि ये अनेक कोपॉलीमर ट्यूब्स, अनेक कोपॉलीमर ट्यूब्स और संयोजी ऊतक और रक्त वाहिकाओं से बनी होती है।
मतलब 3 तरह की इसमें चीजें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर कोपॉलीमर ट्यूब्स पाए जाते हैं। अगले हैं सर संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं और रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। ये 3 चीजें इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। चौथे नंबर पर भी एक चीज पाई जाती है, वो यहाँ पर लिखा है मेलेनोसाइट कोशिकाएं। मेलेनोसाइट कोशिकाएं, ये 3 चीजें तो ये गई और चौथी ये भी है मेलेनोसाइट कोशिकाएं ये। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो मेलेनोसाइट कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं। ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करवा लेती हैं। ये बहुत ज्यादा डार्क कलर की होती है, गहरा लाल कलर, जिसको या तो हम ऐसे बोल देंगे ये गहरा चॉकलेटी कलर। ये जो अंदर की जो ये है कोरोइड, इसको गहरा चॉकलेटी कलर प्रदान किया जाता है, वो इन्हीं मेलेनोसाइट कोशिकाओं से दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि जो रक्तक पटल है वह 4 चीजों से मिलकर बनी है, 4 चीजें इसमें पाई जाएंगी। इसमें से 3 मुख्य रूप से हैं और एक तरह से ये जो है ना, ये वाली मेलेनोसाइट कोशिकाएं, ये इसकी इस रक्तक पटल की सबसे लास्ट वाली परत जो बहुत पतली झिल्ली होती है उसमें पाई जाती है, ज्यादातर बहुत ज्यादा मात्रा में। और इन्हीं के कारण उसका कलर होता है बहुत ज्यादा लाल। और अगर लाल कलर थोड़ा सा दूर की तरफ आप जाओगे तो फिर वो चॉकलेटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रक्तक पटल है सबसे नीचे होती है वह सबसे ज्यादा लाल होती है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये चॉकलेटी कलर में तब्दील हो जाती है। अब ये कलर क्यों होता है इसका, तो याद रखेंगे सर मेलेनोसाइट कोशिकाओं के कारण ही रक्तक पटल का कलर चॉकलेटी होता है। अब हम देखते हैं सर ये जो काम क्या करती है, ये जो रक्तक पटल है इसका काम क्या है। तो इसका काम है रेटिना को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करना। ये जो बीच वाली रक्तक पटल होती है यह रेटिना को क्या देती है, रेटिना को न्यूट्रिशन प्रदान करेगी, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन दिया जाएगा इसको। ऑक्सीजन की पूर्ति भी यही करवाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो रेटिना है, रेटिना को हम पढ़ेंगे, ये जो रेटिना है इसको ऑक्सीजन और पोषक तत्व कौन प्रोवाइड करता है, तो ये जो रक्तक पटल है यही इसको प्रोवाइड करती है। सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि रेटिना को पोषक तत्व कौन प्रदान करता है, तो हम कहेंगे सर रक्तक पटल ही करता है। अगला, रेटिना को ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करवाता है, तो वह ये रक्तक पटल या कोरॉइड ही है। अगली बात करते हैं सर, ये एक और काम करती है सर, आंख के अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। मतलब आंख के अंदर जो प्रकाश जाता है उसका परावर्तन, जैसे मान लीजिए ये लेंस है, अब इस लेंस के माध्यम से कोई प्रकाश की किरण इधर चली गई तो कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ जाके टकरा कर वापस इधर की तरफ आ जाए, तो फिर चित्र ओवरलैप कर जाएंगे, फिर वो चित्र धुंधला दिखाई देगा। मतलब ऐसे मानो कि एक मान लीजिए एक हाथ का मेरा ये चित्र है और एक और चित्र दूसरे हाथ का बने और इस तरह से थोड़ा सा आ जाए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, इस तरह से 2 डायग्राम, तो आपको ना तो ये स्पष्ट दिखेगा ना पीछे वाला दिखेगा, कोई भी स्पष्ट नजर नहीं आएगा। यही कारण है कि अगर मान लीजिए यहाँ प्रकाश की किरण कैसे भी करके गई, यहाँ से आई और यहाँ से टकराकर इधर चली गई, तो अगर मान लीजिए इधर की तरफ, जैसे मान लीजिए ये जो क्या करता है प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है, तो जैसे समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो जब ये इकट्ठा करेगा तो कभी इधर भेज देगा, कभी प्रकाश की किरण को इधर भी भेज सकता है, कुछ अगर दिक्कत आ गई तो ये प्रकाश की किरण कहीं यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के लिए कि इसको भाई यहाँ का जो प्रकाश जाएगा वो सोख लिया जाएगा, कहीं परावर्तन ना हो जाए, इसलिए ये जो है मेलेनोसाइट कोशिकाएं, ये मेलेनोसाइट कोशिकाएं रंग प्रदान करती हैं, गहरा लाल होता है और ये बाद में चॉकलेटी में और ज्यादा लाल कर देंगे तो चॉकलेटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मेलेनोसाइट कोशिका है ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करवा लेती है, इसीलिए इसका प्रकाश का परावर्तन यहाँ रुक जाता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो रक्तक पटल है उसका एक ये भी काम होता है कि यह आंख के अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोक देती है। अब ये प्रकाश का परावर्तन रोकेगा किसकी सहायता से, वो रुकता है ये मेलेनोसाइट कोशिकाओं की सहायता से, क्योंकि ये क्या करती हैं प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गहरे लाल रंग की होती हैं। और यही गहरा लाल रंग आगे जाकर थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत ज्यादा डार्क है लाल, बहुत लाल, और ये लाल कलर थोड़ा सा दूर आगे बढ़ेगा तो चॉकलेटी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की दूसरी दूसरी कोशिकाएं भी आ जाती हैं, अलग 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 रंग की। तो लाल में अगर अलग अलग रंगों की कोशिकाएं मिलेंगी तो फिर वो चॉकलेटी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सर ये रक्तक पटल है तो ये 5 परतों से मिलकर बनी है। ये है इसकी 5 परतें। पहली परत का नाम है सुपर कोरोइड
या लेमिना, सुपर कोरोइड लेमिना, या इसी का एक और नाम होता है लेमिना फ्यूस्का। ये वाला हमने रक्तक पटल जब आपको पढ़ाया था, नहीं ये वाला दृढ़ पटल अभी, तो जब अभी हमने दृढ़ पटल बताया था तो उस दृढ़ पटल में भी लेमिना फ्यूस्का नाम की एक परत थी। वो कैसे कोशिकाओं से बनी थी सर? लचीली कोशिकाएं थी। तो लेमिना फ्यूस्का नाम की यहाँ पर भी एक परत होती है। अब इसका भी सर नाम क्यों रखा गया है लेमिना फ्यूस्का? इसलिए रखा गया है कि जो दृढ़ पटल की लेमिना फ्यूस्का थी वो जिस मटेरियल की बनी थी वही सेम मटेरियल इस वाली परत में मिलता है, इसलिए इसको भी लेमिना फ्यूस्का, शॉर्टकट में लेमिना फ्यूस्का या इसको बोलते हैं सुपर कोरोइड लेमिना, इस नाम से जानते हैं। अब ये जो थी पश्चिमाभ पेशियां, इसका कनेक्शन एक तो उससे करते हैं जो हमने अभी पढ़ी दृढ़ पटल वाली लेमिना फ्यूस्का से, और एक इससे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को खींचना है तो पहले तो एक हाथ से खींच रहा है तो कम बल लगा पाएगा, जब दोनों हाथ से पकड़ के खींचेगा तो ज्यादा बल लगा लेगा। तो ये क्या करता है, ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो पश्चिमाभ पेशियां हैं, ये इस लेंस को पकड़ के रखती हैं। तो इस लेंस को ज्यादा मजबूती से पकड़ने के लिए इसमें से ऐसे मान लीजिए कि दो रस्सी बांध कर निकलती हैं, दो रस्सियां निकलती हैं, और एक रस्सी चली जाती है दृढ़ पटल वाली लेमिना फ्यूस्का के पास, और एक रस्सी चली जाती है रक्त पटल की लेमिना फ्यूस्का के पास, और दोनों उसको कस के पकड़ लेती हैं। दोनों ही फ्लेक्सिबल हैं तो आराम से इसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सप्रेशन करवाती रहेंगी, आराम से इसको आराम से सिकुड़ाती रहेंगी और एक्सप्रेस करती रहेंगी, ताकि ये अपनी समंजन क्षमता को कम या ज्यादा करके बेस्ट क्वालिटी का प्रतिबिंब यहाँ बना दे। तो यहाँ से अब हमें ये समझ में आ गया होगा कि जो सिलेरी मसल्स हैं वे दो परतों से जाकर कनेक्ट होती हैं। दोनों का नाम है लेमिना फ्यूस्का है। एक परत मिलेगी आपको रक्तक पटल में और एक परत मिलेगी आपको दृढ़ पटल में, दोनों में होती है। तो यहाँ दोनों से ऐसे मान लीजिए कि ये जो सिलेरी मसल्स हैं यहाँ इसको बांध कर दो रस्सियां बांधी, दो रस्सियों से हमने बांधा है। एक रस्सी पहुंचाई है हमने दृढ़ पटल की लेमिना फ्यूस्का के पास, और एक रस्सी पहुंचाई है हमने रक्तक पटल की लेमिना फ्यूस्का के पास, और उसको कस दिया है, ऐसे आप समझिए। तो ये है हमारी 5 परतें। अब आप कहोगे कि सर ये तो फिर ज्यादा मोटी होगी, ज्यादा मोटी नहीं होती। हमने अभी दृढ़ पटल का साइज आपको बताया था, एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड की जितनी मोटाई होती है उतना मोटा होता है दृढ़ पटल। अब इसकी मोटाई स्टार्ट होती थी 0.3 से 1 mm तक, और इसकी मोटाई 0.3 तक भी नहीं जाती है। ये बहुत कम पतला, ये दृढ़ पटल की अपेक्षा बहुत पतला होता है। कितना पतला होता है? तो 0.1 mm से 0.22 mm तक इसकी मोटाई हो सकती है। अभी मैंने वेरिएशन में लिखाया है कि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग मोटाई रहेगी, थोड़ा सा ऊपर जो वेरिएशन रहता है तो इसीलिए इसको रेंज में लिखाया है कि ये जो रक्तक पटल है इसका जो मोटाई है वह 0.1 mm से लेकर 0.22 mm तक होती है। अब ये बेशक 5 परतों से बनी है, लेकिन रक्तक पटल से तो पतली ही होती है, काफी पतली होती है, क्योंकि रक्तक पटल कितनी थी? 0.3 mm से तो स्टार्टिंग थी उसकी, और ये 0.22 पर ही खत्म हो गया। वो 0.3 से स्टार्ट थी, 0.3 से 1 mm तक जा रही थी, तो वो मोटी होती है परत, ये उसकी अपेक्षा पतली परत होती है। अब ये जो परतें हैं इसके पांचों नाम ये हैं। पहली परत है सुपर कोरोइड लेमिना, या फिर इसको लेमिना फ्यूस्का कहते हैं। अगली है सर हेलर परत, दूसरे नंबर की हेलर परत है। इसमें मोटी मोटी रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि रक्तक पटल की वह कौन सी परत है जहां पर मोटी मोटी रक्त वाहिकाएं पाई जाएंगी, तो वो यही होती है हेलर परत। मैंने लाल कलर से इसको दिखाया है। अगली है सर सेटलर परत, इसमें भी पतली पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। और ये चौथे नंबर की है कैरियो कैपिलारिस, कैरियो कैपिलारिस नाम की परत होती है ये, इसमें भी रक्त वाहिकाएं होती हैं, पतली पतली होती हैं। और ये है ब्रुच झिल्ली, ये बहुत पतली होती है, लेकिन इसको मैंने ज्यादा पतला दिखाया नहीं। इन पांचों में सबसे पतली ये बुर्च झिल्ली होती है। यहाँ से सवाल ऐसे आता है कि वह निम्न में से कौन सी झिल्ली है जो रक्तक पटल और रेटिना को जोड़ती है, मतलब ये वाली रेटिना और ये वाली रक्तक पटल, तो भाई इन दोनों को जोड़ेगी यही वाली ब्रुच झिल्ली। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इन निम्न में से कौन सी झिल्ली या फिर लेयर रक्तक पटल, ये जो रक्तक पटल है कोरॉइड है और ये रेटिना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है, तो वो ये वाली करती है बुर्च झिल्ली। और अगर ऐसे पूछ ले
कि भाई साहब ये रक्तक पटल मतलब कोरॉइड और दृढ़ पटल स्क्लेरा, इन दोनों के बीच को कनेक्शन कौन बिठाती है, तो वो ये है सुपर कोरॉइड लेमिना या फिर लेमिना फ्यूस का। ये वाली ऊपर वाली परत ये दृढ़ पटल का संबंध इस रक्तक पटल से करवाती है, और ये वाली जो परत है वो इस रक्तक पटल का संबंध रेटिना से करवाती है। इतना हमें समझ में आ गया। तो ये हुई जानकारी रक्तक पटल की। अभी हम कितना पढ़ चुके हैं, तो देखो हम यहाँ से दृढ़ पटल को पढ़ चुके हैं, रक्तक पटल हमने अभी ये पढ़ लिया है, और हमने कॉर्निया पढ़ लिया था डिटेल में। तो ये हम 3 पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हमें 4 पॉइंट बहुत बढ़िया से डिस्कस करने हैं। एक पॉइंट और बचा हुआ है, ये वाला दृष्टि पटल रेटिना। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं उनको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि पश्चिमाप पेशियां। अब देखो आप लोग, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं जो बोलूंगा आप एज इट इज उसको लिख लेंगे, क्योंकि इनके बारे में बहुत ही कम पॉइंट है, तो मैं उसको डायरेक्ट ही बोलकर समझा दूंगा कि क्या है। आप बस मेरी बात को, मैं जो भी बोलूंगा उसको लिख लेना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अब पश्चिमाव पेशियों की। राइट का निशान में लगा दे तो हम इसी की बात करते हैं पहले। तो आप हेड नोट कर लेंगे पश्चिमाव पेशियां। सबसे पहला ये पूछा जाएगा कि पश्चिमाव पेशियों का काम क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये नेत्र लेंस को सपोर्ट प्रदान करती है। पश्चिमाव पेशियां का काम क्या है, नेत्र लेंस को सपोर्ट प्रदान करती है। दूसरा काम, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता को कम या ज्यादा करवाती है। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता को कम या ज्यादा करवाती है। ये हो गया इस पश्चिमा पेशियों का काम। पश्चिमा पेशियां कहाँ जुड़ी रहेंगी, तो सर पश्चिमा पेशियां जुड़ी होती हैं लेमिना फ्यूस्का नामक परतों से। लेमिना फ्यूस्का नामक परत, एक परत मिलती है आपकी रक्तक पटल में और एक परत मिलती है दृढ़ पटल में, तो उनके पास ये जुड़ी रहती है। बस हमें 3 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट कि ये नेत्र लेंस को एक सपोर्ट प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट कि ये जो है ना पश्चिमा पेशियां, ये दृढ़ पटल की लेमिना फ्यूस्का और रक्तक पटल की लेमिना फ्यूस्का से जाकर जुड़ी होती है, और ये क्या करवाती है, इस लेंस की समंजन क्षमता को नियंत्रित करती है, यह समंजन क्षमता कम या ज्यादा करवाती है। बस यही 3 पॉइंट लिखने थे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले तुमने 3 पॉइंट लिख लिए होंगे। ये 3 पॉइंट, ये वाला काम हो गया इसका, इसके बारे में बस इतना ही लिखना था। तो ये क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इसके जलीय द्रव की, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर की भी बात कर लेते हैं। इसको भी मैं ऐसे ही बोलकर लिखा दूंगा आपको, इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी लिखनी नहीं। तो हेडिंग नोट कर लेंगे सर, जलीय द्रव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब ये जो जलीय द्रव है, इसका सबसे पहला सवाल ये है कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसी को जलीय द्रव कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि क्या कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में भरे हुए द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या क्या होता है, तो देखो जलीय द्रव है, मैं यहां लिखता हूं जलीय द्रव। इसमें क्या क्या भरा होता है, तो देखो H2O होता है, C6H12O6 ये होता है। तीसरे नंबर पर NaCl नमक होता है, और चौथे नंबर पर होता है विटामिन। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो जलीय द्रव है, ये जिस जलीय द्रव की मैं बात कर रहा हूं, ये जो जलीय द्रव है इसमें ये 4 चीजें मिलती हैं। अब सबसे पहला पॉइंट लिख लिया होगा आपने कि यह कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो भी लिक्विड भरा होता है उसको हम जलीय द्रव बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब अगला पॉइंट आएगा कि सर जलीय द्रव के अंतर्गत 4 चीजें होती हैं। तो पहली है सर जल की पर्याप्त मात्रा होती है। दूसरा होता है सर ग्लूकोज भी पर्याप्त मात्रा होती है। ग्लूकोज क्यों होता है, क्योंकि भाई साहब इस कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रदान करना है ना, तो यहीं से निकल कर जाता है। अगला है सर NaCl नमक। ये नमक कहाँ से आता है इसके पास, तो सर नमक अभी बताऊंगा कहाँ से आता है। और ये विटामिन होते हैं। तो ये 4 चीजें हैं। अब हम बात करते हैं सर ये नमक कहाँ से आया, ये जो जलीय द्रव होता है इसमें NaCl कहाँ से आ गया। तो देखो ये लेक्राइमल ग्रंथि है। लेक्राइमल ग्रंथि होती कहाँ पर है, लेक्राइमल ग्रंथि वैसे ये आंख है, बाहर से देखो पहले, ये जो आंख है ना, इधर नाक होगी, इधर नाक, ये मैंने इधर वाली आंख बनाई है। एक उधर की आंख होती है और एक इधर की आंख है। जैसे मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मेरी ये है राइट आंख और ये है लेफ्ट, तो मैंने राइट वाली बनाई है, ये राइट वाली।
तो अगर हम बात करेंगे सर यहाँ लैक्राइमल ग्रंथि होगी कहाँ, तो लैक्राइमल ग्रंथियां होती हैं यहाँ पर, यहाँ इस तरह से। ये जो पलक है आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे यहाँ से देखो, जैसे मेरी ये आंख है, तो आंख में यहाँ पर ये ये जो आईब्रो है, आईब्रो के नीचे यहाँ पर ये जो मोटा मोटा मसल्स होती हैं, यहीं पर सर लैक्राइमल ग्रंथि होती है। अब उस लैक्राइमल ग्रंथि से हजारों पाइप्स निकलेंगे, क्योंकि वह ग्रंथि पता है कैसी है, बहिस्रावी ग्रंथि है। हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे दो तरह की ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथि उसे कहा जाता है जिसके अंदर जो भी लिक्विड बन रहा है वो तो एक जगह बन रहा है, लेकिन वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। इस्तेमाल होने के लिए एक पतले पाइप के माध्यम से कहीं दूर भेजेंगे, तो उसमें पाइप पाया जाता है, इसको बोलते हैं डक्ट। तो डक्ट पाया जाता है तो समझ जाएंगे कि बहिस्रावी ग्रंथि है, और डक्ट जिसमें नहीं है वह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो ये जो है ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है। ग्रंथि तो यहाँ पर है, पलक के ये ऊपर यहाँ पर जो मसल्स होती है यहाँ पर होती है, लेकिन इसमें से तमाम पतले पतले पाइप्स निकल कर जाते हैं। इस पूरे ऊपर वाले पलक में बहुत सारे पाइप ऊपर से इस तरह से आते हैं जुड़ते हुए, वो आराम से यहाँ पर आंसू निकालते रहते हैं। हर बार जितनी बार आप पलक झपकाओगे उतनी बार इस कॉर्निया के ऊपर, पूरी आंख के ऊपर आंसू की एक पतली परत बन जाती है, और वह परत क्या करती है, इसको सुरक्षा प्रदान करती है, आंख को नमी बनाए रखती है, आंख के अंदर नमी बनाए रखती है। आंसू बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप ऐसा मत सोचना कि आंसू वेस्टेज है, नहीं, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आंख को चाहिए। अगर आंसू नहीं होगा, हर बार जितनी बार आप पलक झपकाओगे उतनी बार आंसू की एक पतली लेयर बनती है, और वो करती क्या है, वह हमारे आंख को सुरक्षा प्रदान करती है, नमी बनाए रखती है। और ये तो हमें ये समझ में आएगा कि सर जल, अब ये जो है आंसू यहाँ से बन रहा है आंसू, और आंसू कैसा होता है, नमकीन होता है, सब जानते हैं। तो इसका मतलब आंसू में नमक की मात्रा पर्याप्त है। अब यहाँ से हजारों पाइप निकलकर ऊपर वाले पलक में आके इस तरह से कनेक्ट रहते हैं। जब भी रोते हैं या कैसे भी आंसू निकलते हैं तो उनके माध्यम से पूरा आंसू इधर निकाला जाता है। अब इनमें से कुछ पाइप निकलकर यहाँ आंख के अंदर जाते हैं, ये भी दृढ़ पटल को भी पार करेंगे और रक्तक पटल को भी पार करेंगे और निकल के यहाँ आएंगे। यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए दो पाइप निकल के आ गए, ये वाली ग्रंथि है, यहाँ से पतले पतले पाइप निकल के जाएंगे और आंख के अंदर से यहाँ पर आके खुलेंगे वो। अब यहाँ आकर भी आंसू भेजे जा रहे हैं, तो तुम कहोगे सर ये तो अंदर का पोर्शन हो गया। तो अगर यहाँ आंसू भेजा भी जा रहा है तो उसका काम क्या है, उसका काम यही है, क्योंकि आंसू में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि NaCl, नमक, नमक पाया जा रहा है और नमक की आवश्यकता है इसको। तो होता क्या है, यहाँ पर भी आंसू आ रहा है, यहाँ पर भी आंसू आ रहा है, तो इसमें ये जो जलीय द्रव है इसमें आकर वो मिल जाता है, यहाँ आकर छूट रहे हैं, बूंद 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 करके आता रहता है यहाँ पर, तो इसमें जलीय द्रव में आकर वो मिल जाता है। तो इसी के कारण इस जलीय द्रव का जो स्वाद है वह नमकीन होता है। जलीय द्रव भी नमकीन स्वाद का हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो लैक्राइमल ग्रंथि है जो आंसू निकाल रही है उससे दो पतले पतले पाइप यहाँ पर भी जाते हैं, क्योंकि इस आंख को, कॉर्निया को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, कॉर्निया को NaCl की मात्रा की आवश्यकता है। तो कहाँ से मिलेगा सर, यहाँ आते हैं और आराम से यहाँ से फिर पोषण वो प्राप्त कर लेती है कॉर्निया। तो अब हमें ये समझ में आया होगा कि जलीय द्रव से होता क्या है, कि एक ऐसा लिक्विड है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा रहता है, ये जलीय द्रव कहलाता है। इसमें चार चीजें होती हैं, मैंने बता दिया चार चीजें कौन सी हैं। और इसमें ये जो नमक होता है वो कहाँ से आता है, ये लैक्राइमल ग्रंथि से आता है। तो अब हम लैक्राइमल ग्रंथि को भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया लैक्राइमल ग्रंथि, जब इसकी बात कर रहे हैं तो अब इसको भी बात हम कर ही देते हैं। तो ये जलीय द्रव के बारे में जानकारी हो गई कि ये सर, ये यहाँ पर जो लिक्विड भरा होगा वो जलीय द्रव कहलाएगा। इसमें चार चीज होती हैं, समझ में आ गया। और इसमें NaCl की मात्रा कहाँ से आती है, समझ में आ गया सर, लैक्राइमल ग्रंथि जो आंसू बना रही है वहां से दो पाइप निकलकर यहाँ तक आते हैं जो इसको नमकीन बना देते हैं। तो ये क्लियर बात हुई। अब हम अगली हेडिंग नोट कर लेंगे सर, लैक्राइमल ग्रंथि। तो लैक्राइमल ग्रंथियां होती क्या है, ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है। सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि सर यह नेत्र के लिए आंसुओं का निर्माण करती है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। यह नेत्रों के लिए अश्रुओं का निर्माण करती है, ये दूसरा पॉइंट हो गया इसका। अब यहां से देखो, अब ये होती कहां पर है, तो अब हम इसकी स्थिति लिख सकते हैं, स्थिति कि लैक्राइमल ग्रंथियां, ये जो आईब्रो है जिसको भौं बोलते हैं, भौं आईब्रो है, आईब्रो के नीचे ये जो पलक का मसल्स वाला एरिया है, पलकों ऊपर वाले पलक पर ऊपर की तरफ यहाँ पर, यहाँ होती है इसकी स्थिति लैक्राइमल ग्रंथि की।
अब ये बहिस्रावी ग्रंथि है तो पतले पतले पाइप्स निकाल कर पूरी आंख के ऊपर वाले पोर्शन पे ऊपर से इस तरह से गिराती रहती है। तो अब ये अश्रुओं का निर्माण करती है, आंसू बनाती है, और ये आंख को नमी बनाए रखने के लिए हर बार जितनी बार पलक झपकता है उतनी बार ये लैक्राइमल ग्रंथि थोड़ा सा अपना आंसू निकालती है और एक पतली सी परत बना लेती है ताकि ये नमी प्राप्त करे नहीं। अगर ऐसा हुआ कि कॉर्निया पूरी तरह से सूख गई तो खराब हो जाएगी, तो सूख नहीं पाती है। अगर सूख ना पाए इसलिए पलक झपकाते हैं हम। जितनी बार पलक झपकाएंगे उतनी बार अश्रुओं की एक पतली सी परत, एक झिल्ली टाइप की बन जाएगी। तो ये हमें समझ में आएगा। लैक्राइमल ग्रंथि दोनों में होती है, एक एक ग्रंथियां आराम से देख लेना। तो लैक्राइमल ग्रंथियों की बात समझ में आ गई। ये क्या करती हैं? ये अश्रुओं का निर्माण करती हैं और अश्रुओं को रिलीज करती हैं। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात इसमें और लिखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये लिखेंगे कि सल्फर और पोटेशियम से लैक्राइमल ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और जैसे ही एक्टिव हो जाएगी वैसे ही ये आंसू छोड़ देगी। अब हम बात कर ये लिख लेना ये वाला पॉइंट कि लैक्राइमल ग्रंथि सल्फर और पोटेशियम से उत्तेजित होकर आंसू छोड़ देती है। इतनी बात हम ये पॉइंट लिख लेंगे। अब इतना पॉइंट लिखने के बाद हम एक बात समझ सकते हैं कि जैसे आपने लहसुन और प्याज काटा होगा, लहसुन के काटने पर एक बार के लिए कम होती है, उसमें सल्फर मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है। और प्याज काटते हैं जब तो प्याज काटने के दौरान उसकी जो ग्रंथियां होती हैं उसमें सल्फर पर्याप्त मात्रा में होता है और पोटेशियम भी होता है। तो जब उसको काटते हैं तो उसमें से निकल के भागता है। जैसे ही वो निकल के भागेगा हमारी आंख में आएगा तो तुरंत सल्फर और पोटेशियम की अधिकता के कारण ये लैक्राइमल ग्रंथि एक्टिव हो जाएगी और आंसू छोड़ देगी। तो तुमने देखा होगा कि सर जैसे ही हम प्याज काटते हैं या फिर लहसुन काटेंगे तो हमारी आंख से आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि भाई साहब प्याज और लहसुन में था सल्फर और पोटेशियम, दोनों के दोनों तुमने काटे हैं तो थोड़ा सा निकल कर जाएगा, तुम्हारी आंख में जरूर जाएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि वो बहुत जल्दी वाष्पशील हो जाता है। अगर उसका वाष्पीकरण तुरंत हो जाएगा तो उसके बाद आंख में जाएगा, आंख में जाते ही लैक्राइमल ग्रंथि को वो एक्टिव कर देगा और तुरंत वह फिर आंसू छोड़ देगी। इसी के कारण आंख से आंसू आते हैं प्याज और लहसुन काटने पर। तो ये वाला पॉइंट लिख लेंगे कि प्याज और लहसुन में सल्फर और पोटेशियम होता है। सल्फर और पोटेशियम लैक्राइमल ग्रंथि को उत्तेजित कर देता है, जिससे लैक्राइमल ग्रंथि अश्रुओं का स्राव कर देती है। यही कारण है कि प्याज और लहसुन के काटने पर हमारी आंख से आंसू आ जाते हैं। इतनी बात आप लिख लेंगे लैक्राइमल ग्रंथि के नीचे। तो ये पॉइंट हुए लैक्राइमल ग्रंथि के। तो अभी हमने कितने पॉइंट डिस्कस कर दिए? जितने पर मैंने राइट का निशान लगा दिया अभी सभी डिस्कस हो चुके हैं। अभी हम एक पॉइंट का डिस्कशन और करेंगे, ये है रेक्टस पेशियां। अब हम हेडिंग नोट कर लेंगे रेक्टस पेशियां। रेक्टस पेशियां हैं क्या? ये वे पेशियां हैं जो नेत्र गोलक को ये बाहर से सहारा प्रदान करती हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे हम कहीं थोड़ा ऊंचा जगह है वहां से जैसे हम कूदे तो वो कूदने के साथ झटके से हमारी आंखें बाहर ना निकल आए, इसलिए मसल्स के माध्यम से इसको बांध कर रखा है। मतलब ये बाहर से इस नेत्र गोलक को पकड़ के रखती हैं ताकि कहीं झटके से ये आंख बाहर ना निकल आए पूरी, इसलिए इन रेक्टस पेशियों को लगा दिया गया है। तो रेक्टस पेशियां क्या करती हैं? नेत्र गोलक को सहारा प्रदान करती हैं। ये जो है रेक्टस पेशियां वह नेत्र गोलक को सहारा प्रदान करती हैं ताकि झटकों में कहीं झटका जैसे झटके लगते हैं कूदे ये इस बात की गारंटी है बहुत लोग कूदे होंगे, चाहे कितनी भी ऊंचाई से कूदे हों, कूदे जरूर होंगे। कूदे नहीं होंगे तो दौड़े तो होंगे, तो दौड़ने में भी तो एक तरह की धमक लगती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उस धमक के कारण ये आंख बाहर निकल आए, इसलिए ये रेक्टस पेशियां इस नेत्र गोलक को साध कर रखती हैं। तो बस इसके बारे में एक पॉइंट लिखा जाएगा कि ये पेशियां नेत्र गोलक को सहारा प्रदान करती हैं। नेत्र गोलक इन्हीं की सहायता से बंधा रहता है, जिसके कारण झटके लगने पर नेत्र गोलक बाहर नहीं आता है। ये रेक्टस पेशियों के बारे में जानकारी हो गई। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जितने भी पॉइंट पर टिक लगाई है वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर दिए। अभी क्या बचा है? परतारिका बचा है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये काचाप द्रव क्या है, अंधबिंदु, पीतबिंदु और दृष्टि पटल मतलब रेटिना, इसको हम अभी डिटेल में चर्चा करना मतलब इनका चर्चा करना बाकी है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं ना, तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम अगली क्लास में ये बची हुई चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि सर आँख से संबंधित कौन सी बीमारियां हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और उनका क्या बेस्ट घरेलू उपचार हो सकता है। तो
तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।